स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू चैप्टर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फटाफट से हम लोग कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड पेयर एनिलेशन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि एनर्जी से हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एंड पेयर एनिलेशन प्रोसेस उसका उल्टा होगा। इसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर क्या फॉर्म हो जाएंगे, वापस से एनर्जी। नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको पता होगा कि जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही चार्ज हमेशा अवेलेबल होता है। कूलम्स लॉ मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि F जो है इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, किसी भी मीडियम के लिए जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन दी चार्जेस। ओके, और वैक्यूम में मैंने आपको दे रखा है कि यहाँ पर ये जो परमिटिविटी है ये कितनी हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 8.86 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो बेसिकली यूनिट्स है स्पेशली वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में पूछ लिए जाते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन SI यूनिट्स, और इसकी वैल्यू होती है 1 इन CGS यूनिट्स। फिर रिलेटिव परमिटिविटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम K से भी डिनोट करते हैं उसे हम लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दो चार्जेस को उठा के हमने वैक्यूम से किसी मीडियम में डाल दिया है तो उनके बीच की अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो 1/k टाइम्स हो जाएगी उसकी ओरिजिनल फोर्स के, है ना, जहाँ पर k क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है, और अगर आप देखो तो ये वेक्टर फॉर्म में इसे इस तरह से लिखा जाता है। ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर क्यूब का डिफरेंस आता है, ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमने कितना लिया है, Q0, एंड Q0 की वैल्यू हम जनरली बहुत छोटी लेते हैं, टेंडिंग टू 0। तो फिर उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय आर स्क्वायर। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने इसे लिखा है। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच द चार्ज इज प्लेस्ड। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमने फोर्स को चार्ज से डिवाइड किया है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैंने दिखा रखी है आपको, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। अच्छा, ये दे रखा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा है उसके अंदर से निकलने वाली लाइंस या फिर उस पर टर्मिनेट होने वाली लाइंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ध्यान रखना कि ये क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप ध्यान में रखना है, इट इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, देन अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप देख लो कितना होगा। पॉइंट चार्ज की वजह से KQ बाई एक्स स्क्वायर, सर्कुलर रिंग की वजह से इतना होगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज जो है आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद आप देख लो ये x मैंने कहाँ पर लिया है, इसके एक्सिस पर लिया है कहीं। r क्या है इसका रेडियस, एंड q जो है वो उसके ऊपर चार्ज है। e की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर रहती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r डिवाइडेड बाई √2 के लिए। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं एक इनफाइनाइट शीट की बात करूँ विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो उसके लिए ई की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2k लैम्डा बाई एक्स। ठीक है, ये जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अब सिर्फ अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन होगी, एंड वाई के अलॉन्ग उसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल शेल की बात करें या फिर स्फेरिकल स्फीयर की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मुझे सिग्मा दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना होगा, 0। ठीक है, ऑन द सरफेस कितना होगा, KQ बाई आर स्क्वायर, एंड आउटसाइड कितना होगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर। एंड इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा।
अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर की बात करूँ जिसको इट इज़ नॉन कंडक्टिंग, है ना, नॉन कंडक्टिंग इसलिए ताकि चार्ज अंदर रिसाइड कर सके। अगर कंडक्टिंग होता तो क्या होता, चार्ज पूरा का पूरा बाहर आ जाता। तो खैर यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मुझे दे रखा है, तो इसमें सेंटर पर, बिल्कुल जो सेंटर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। फिर इनसाइड यानी कि x की वैल्यू जब रेडियस से छोटी है तो इनसाइड फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होगी, सरफेस पर इतनी होगी एंड बाहर इतनी होगी। अब इसमें ये और ये तो याद रहते ही हैं, लेकिन इसमें बस थोड़ा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का आ जाएगा। आगे चलो, सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर का और स्फीयर का ऑलमोस्ट सेम ही है कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, आप देखो तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर है ना, r से कम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये यहाँ पर भी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस पे कितनी हो जाएगी, इतनी, एंड आउटसाइड कितनी हो जाएगी, इतनी। तो ध्यान रखना, मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी Q इंटू ई, एंड फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर U की वैल्यू 0 है यानी कि इनिशियली अगर पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी आ जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस AT लगाकर। वेलोसिटी एक बार इतनी आ गई तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मानो काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए तो उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो एक्सीलरेट होगा। एंड नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसकी टेंडेंसी क्या रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑपोजिट जाने की, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिसेलरेट होता है। ध्यान रखना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल किससे बनता है, अगर हम दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो हमारे पास तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट जो होती है वो होती है P इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके, इसका ऐसा यूनिट जो है वो है कूलम मीटर। एंड डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ। ओके, फिर ये कुछ फॉर्मूलाज मुझे दे रखे हैं यहाँ पर। किसी भी डायपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो इतना लगेगा P क्रॉस E। एंड टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब डायपोल को हम परपेंडिकुलर रखेंगे इस तरह से। एंड मिनिमम वैल्यू टॉर्क की कब लगेगी, जब डायपोल को हम पैरेलल रखेंगे इस तरह से। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम θ1 एंगल टू θ2 एंगल इज इतना। प्लीज इसको ध्यान में रखना। ओके, मैंने आपको दिखा दिया ओरिएंटेशन किस तरह से होगा थीटा। फाइन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इतनी होती है, ध्यान में रखना। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल तो दो केस बनेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ पर, इसके एक्सियल एक्सिस पर, और दूसरा कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल एक्सिस पर। एक्सियल एक्सिस के लिए बेटा ये इक्वेशन याद रखना और इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए ये इक्वेशन याद रखना। शॉर्ट डायपोल्स के लिए आप इजीली फिर इसको आगे फर्दर डिराइव कर सकते हो। एक्स को अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा मान लो इन कंपैरिजन टू लेंथ तो एल को इग्नोर कर सकते हो यहाँ पर, एल को इग्नोर कर सकते हो यहाँ पर। तो शॉर्ट डायपोल के लिए भी फॉर्मूला जो है वो आपके डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होगी, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट डायपोल्स के केस में हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेंथ को इग्नोर करेंगे, यानी कि जब एक्स की वैल्यू एल से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंड एल को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो एक्सियल एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस एट द सेम डिस्टेंस एक्स। टाइम पीरियड ऑफ अ डायपोल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बेटा उसका फॉर्मूला ये लगेगा। यहाँ पर P क्या है, P तो डायपोल मोमेंट है, एंड E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एंड I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है, E डॉट A से। A क्या होगा, एरिया वेक्टर, एंड E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलता है इट इज़ इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कई सारे फॉर्मूलाज की वेरिएशन है, आपको ये पता होने चाहिए कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये जो रिलेशंस हैं
स्पेशली ये वाला और ये वाला, ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी कॉमन है, ये आपको पता होगा। इसका जो ऐसा यूनिट होगा बेटा वो कितना होगा, जूल्स पर कूलम या फिर वोल्ट। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, इसका इक्वेशन याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए ध्यान में रखना कि देखो चार्ज शेल के अंदर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो 0 थी, तो यहाँ पर अंदर पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेंटर से लेकर बाहर उसके रेडियस तक उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एंड उसके बाद तो के क्यू बाई आर के हिसाब से, जैसे यहाँ पे लिख रखा ना के क्यू बाई एक्स, उस हिसाब से वेरी करेगी। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात करें, अगेन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसमें एक्स की वैल्यू अगर आर से कम है तो फॉर्मूला ये आएगा, और एक्स की वैल्यू अगर आर के बराबर है या फिर आर से बड़ी है तो फॉर्मूला ये आएगा। ओके, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा KQ1 Q2 बाई आर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स। ध्यान में रखना कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर फोर्सेस रिपल्सिव होंगी। फिर और ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, इन केस द सिस्टम इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और अगर आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी। फिर एक याद रखना बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो है वो इतनी होती है। ठीक, अब कैपेसिटर्स के ऊपर आ जाए तो कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस का जो रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वो इतना होता है Q/V। इसका जो यूनिट है वो कितना हो जाएगा, कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट या फिर फैरेड्स। ध्यान में रखना कि कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइज, शेप, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या फिर मीडियम बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करती है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन प्लेट्स। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जिसपे चार्जेस है -Q + Q, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्लेट्स का A, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, तो उसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये बनेगा। स्फेरिकल कैपेसिटर आपको दिखा दिया, अंदर का रेडियस R1 है, बाहर का रेडियस R2 है, इसका फॉर्मूला ये आएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 वेरिएशन आते हैं, ½ CV² Q²/2C एंड ½ × QV। ये सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत पूछते हैं इनके ऊपर। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगेन ध्यान में रख लेना, अगर नहीं याद तो याद कर लो अभी, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट होती है। सीरीज में अगर आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दोगे तो उसका फॉर्मूला ये आएगा, यानी कि रेसिस्टर्स का उल्टा, और पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दोगे तो फॉर्मूला ये आएगा। कैपेसिटर में अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका जो इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन A/D, एंड एप्सिलॉन क्या होता है, इट इज़ एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R को हम कितना लिखते हैं, K, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A/D, यानी कि हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल कैपेसिटेंस को। ध्यान रखना कि कैपेसिटर्स जो है वो अपने थ्रू AC को पास होने देते हैं लेकिन DC को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, अगर ना आपके दिमाग में रहे कि देखो AC इस तरह का होता है, तो AC इस तरह का होने की वजह से कैपेसिटर में से निकल जाएगा कि मैंने कैपेसिटर बनाया। लेकिन DC जो है, अब कैपेसिटर उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा तो DC उसके थ्रू नहीं निकल पाएगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में बेटा अगर इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज है, रेजिस्टेंस में भी सेम ही होता है। अगर C1/C2 = C3/C4 आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, एंड उस केस में C5 जो है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाती है। रेजिस्टेंस के केस में भी सेम ही रहता है कि अगर R1/R2 = R3/R4 आ जाता है तो बीच वाले रेजिस्टर से कोई करंट पास नहीं करता। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि हमने कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया कब, अगर हमने कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा, यानी कि बैटरी को हमने कनेक्टेड रखा, तो उस केस में बेटा ध्यान देना कि कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगी, चार्ज भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उतने के बराबर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमने चार्ज को कांस्टेंट रखा, यानी कि बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी है कैपेसिटर से, तो उस केस में कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, एंड एनर्जी जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो।
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो आफ्टर टाइम t इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो इतना आता है, q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है c इंटू आर के बराबर। डिस्चार्जिंग के केस में जो चार्ज आएगा अपने पास वो इतना आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसको ध्यान में रखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो करंट डेंसिटी की इक्वेशन होती है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑल्सो करंट डेंसिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा क्या है बेटा? कंडक्टिविटी, एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाय रो, जहाँ पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ध्यान में रखना कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बहुत फेवरेट रहता है एग्जामिनर्स का, तो इसकी ये इक्वेशन ध्यान में रखना। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम, एंड एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट, इसी वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ रहा है। ये भी ध्यान में रखना कि करंट जो है उसको हम n इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी लिखते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान में रखना, इट इज पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का भी इक्वेशन याद रखना कि मोबिलिटी किसे कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब ये सारी इक्वेशंस आपको वैसे 10th स्टैंडर्ड से पता होंगी। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस हमें दिखा रखी है इस तरह से, और ये क्या है? दिस इज कंडक्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी, एंड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम किसी वायर को n टाइम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाती है, यानी कि अगर किसी वायर को मैंने डबल किया तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी मेटल्स के लिए तो इंक्रीज करती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए वो डिक्रीज करती है। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टर को कनेक्ट करोगे तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक आंसर निकालोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाए तो 3 फॉर्मूला हैं इसके, छोटे होते से कर रहे हो 10th स्टैंडर्ड से पता होंगे आपको। V स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर इंटू और V इंटू आई। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट जो प्रोड्यूस होगी बेटा वो होगी आई स्क्वायर आर टी के बराबर। इसकी भी आगे वेरिएशंस आ जाती है, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी और V इंटू आई इंटू टी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपको ध्यान में रखना है किलोवाट आर, एंड किलोवाट आर और जूल्स के बीच का रिलेशन ध्यान में रखना है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर जो है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करती है इस तरह से, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। ये ध्यान में रखना कि अगर 2 कॉइल्स इंडिविजुअली टाइम T1 और T2 ले रहे हैं किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए, तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और वापस से उसी चीज़ को हमें सेम हीट प्रोवाइड करवानी है, तो अब जो टाइम लगेगा सीरीज कनेक्शन में वो लगेगा T1 प्लस T2, और पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो टाइम लगेगा T1 T2 बाई T1 प्लस T2। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को जस्ट लाइक आप अनदर रेजिस्टेंस ट्रीट करोगे तो आपके लिए एक बहुत इजी हो जाएगा सब करना। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो रेजिस्टर है वो कितना आएगा? E माइनस आई आर, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी हुआ होगा। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। अगर करंट ना हो तो I इक्वल टू 0 होने की वजह से इतना होता है, और चार्जिंग ऑफ सेल के केस में E प्लस आई आर हो जाएगा, क्योंकि उस केस में करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो m जो है होता है मास ऑफ लाइक सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, एंड इसको हम z इंटू आई इंटू टी भी लिखते हैं। z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेल। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन सेम चार्जेस पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरह से होता है। एंड E क्या है यहाँ पर? केमिकल इक्विवेलेंट। E और Z के बीच का जो रिलेशन है बेटा वो यहाँ पे दे रखा है कि Z जो होता है वो E बाई एफ है, जहाँ पर F क्या है? फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है इतनी। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना तो आपको उसके साथ क्या कर देना पड़ेगा? एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो उसके साथ इन सीरीज, एंड करंट इतना पास करेगा IG,
एंड ये आ जाएगी वोल्टमीटर की रेंज V। तो V को हम लिख सकते हैं IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस R प्लस G। इसको आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो इसके साथ पैरेलल में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, तो IG इंटू G जो है वो इक्वल टू I माइनस IG इंटू S हो जाएगा।